डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में राजनीतिक दलों के अंतर्गत राजनीतिक दलों से अभिप्राय, विशेषताएं, दलों की उत्पत्ति के आधार आदि के संबंध में पढ़ा था। आज हम राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका की चर्चा करेंगे। लोकतंत्रीय शासन के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अनेक प्रकार से सक्रिय रहते हैं। प्रत्येक देश में राजनीतिक दल के कार्यों की प्रकृति, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं, स्वयं उस दल की संरचना और अन्य दलों की उपलब्धि से प्रभावित और निर्धारित होती है। फिर भी लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल जिन सामान्य कार्यों का निष्पादन करते हैं वे मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। नंबर 1, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का जोरदार प्रचार करते हैं। मतलब जो राजनीतिक दल अपनी जो योजनाएं और नीतियां बनाते हैं उसका प्रचार करते हैं जिससे कि जनता का उनको समर्थन प्राप्त हो सके। वे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से जनता को परिचित करवाते हैं। सेकंड, शासन का संचालन। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। संसदीय प्रणाली में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है वही अपनी सरकार का गठन करता है। इसी प्रकार अध्यक्षात्मक प्रणाली में जिस दल का राष्ट्रपति चुना जाता है वह अपने विचारों से सहमति रखने वाले लोगों को अपनी मंत्री परिषद में सम्मिलित करता है। इस तरह सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, चाहे वो संसदीय हो चाहे अध्यक्षात्मक प्रणाली हो, में सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। जिन देशों में संसदीय शासन पद्धति है उनमें विपक्षी दल सदैव वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए भी तैयार रहते हैं। अतः राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं, अपने दल में से ही मंत्री नियुक्त करते हैं तथा विभिन्न विधियों से अपने चुनाव घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। जो तीसरा राजनीतिक दलों का कार्य है वो है शासन की आलोचना। यदि निर्वाचन में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो वह प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रतिपक्ष के रूप में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिपक्ष के रूप में उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वह शासन को सचेत करे। चौथा जो इसका कार्य है चुनावों का संचालन। राजनीतिक दलों से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र, चुनावों से संबंधित चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, प्रत्याशियों को खड़ा करने तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। लोकमत का निर्माण। राजनीतिक दलों का प्रत्येक प्रजातंत्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न विषयों पर लोकमत का निर्माण करना होता है। राजनीतिक दल विभिन्न सार्वजनिक समस्याओं को जनता के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जन साधारण उन समस्याओं को समझ सके। लोकमत को प्रस्तुत करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। यदि शासित व्यक्तियों की सहमति में सत्ता को प्राधिकार अर्जित करना है और यदि शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं।
शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। राजनीतिक दलों का एक कार्य सरकार तथा जनता के बीच संपर्क सूत्र के रूप में भी काम करना है। ये निर्वाचकों को विभिन्न सार्वजनिक समस्याओं पर जानकारी प्रदान करने, उन्हें प्रस्तुत करने और राजनीतिक दृष्टि से उन्हें सक्रिय करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल सरकार द्वारा निर्मित नीतियों के गुणात्मक पक्षों को जनता से परिचित करवाते हैं और सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति जनता की जो प्रतिक्रिया होती है उसे सरकार तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से दल व्यक्ति और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में निरंतर कार्यशील रहते हैं और इन राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करते हैं। ये जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से दूसरी तरफ क्या करते हैं, दूसरी तरफ सरकार की स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दल चुनावों के समय प्रचार का जो व्यापक कार्यक्रम करते हैं उसके माध्यम से राजनीतिक शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित होता है। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर जिस वाद विवाद को जन्म देते हैं उसे सामान्य जनता में राजनीति के प्रति गहन रुचि और चेतना का प्रसार होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। राजनीतिक दलों के प्रचार कार्यों में यद्यपि मूल रूप से उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार कर लेना होता है, किंतु इस प्रचार कार्य से लोक शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी अपने आप ही पूर्ण होता रहता है। विकासशील देशों में तो लोक शिक्षण का ये कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा और भी अधिक सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। इस प्रकार से राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है। इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है और तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने में राजनीतिक दलों ने ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये एक सच है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। राजनीतिक दल समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्य भी करते हैं। भारत जैसे देश में तो जहाँ समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित हैं, राजनीतिक दल सामाजिक सुधार के अनेक कार्य जैसे छुआछूत का उन्मूलन, मद्यपान के विरुद्ध वातावरण, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्युबोध जैसे अंधविश्वास पर आधारित सामाजिक कुरीतियों को रोकने में लोक चेतना का विकास कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का भी कार्य करते हैं। दलीय कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल कतिपय दल संबंधी कार्य करते हैं, मतदाताओं को दल का सदस्य बनाते हैं, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करता है, दल के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र में शासन की धुरी के रूप में काम करते हैं, प्रजातंत्र की आधारशिला माने जाते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र इनके बिना व्यवहारिक नहीं बन सकता है। अतः राजनीतिक दल लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण कार्य और भूमिका निर्वाहित करते हैं। राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था और समाज में अनेक प्रकार के सकारात्मक और उपयोगी कार्यों का निष्पादन करते हैं। इनको हम राजनीतिक दलों के गुणों और अवगुणों से भी इसकी हम चर्चा कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और दल प्रणाली के कई गुण भी हैं तो कई साथ में दोष भी हैं, इसकी हम अब चर्चा करेंगे। दल प्रणाली के या दल पद्धति के जो गुण हैं या जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। राजनीतिक कारण। राजनीतिक दलों का ये महत्वपूर्ण लाभ होता है, ये महत्वपूर्ण गुण है कि वे जनता की राजनीतिक विषयों पर उदासीनता दूर कर उसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। दलों के कार्यकर्ता चुनावों के समय घर घर जाकर जन जागृति का कार्य करते हैं।
दूसरा एक और लाभ कह सकते हैं लोकमत का निर्माण। राजनीतिक समस्याओं का पूरा विवरण जनता के सामने रखकर राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। समय समय पर अधिवेशनों तथा भाषणों द्वारा राजनीतिक दल उन्हें मूर्त रूप प्रदान करते हैं। वास्तव में राजनीतिक दलों के कारण ही नागरिकों में राजनीतिक चेतना आती है और राजनीतिक शिक्षा मिलती है। निर्वाचनों को सरल बनाना। लोकतंत्रीय व्यवस्था में स्थानीय निकायों से लेकर केंद्रीय निकायों तक निरंतर कहीं न कहीं निर्वाचन होते रहते हैं और निर्वाचनों को नियंत्रित व प्रभावित करने का कठिन दायित्व राजनीतिक दलों पर है। राजनीतिक दलों की वजह से ही मतदाताओं को वोट देने में बड़ी सुविधा और सरलता होती है। शासन का संचालन तथा उसकी आलोचना। राजनीतिक दलों की उपस्थिति होने के कारण ही लोकतंत्रीय सरकार व्यवहारिक बनती है, क्योंकि अकेले रहकर व्यक्तियों के लिए शासन करना कठिन होता है। एक और जो इसका लाभ है, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण ही विधायिका में सुसंगठित विरोधी दल भी रहता है। विरोधी दल सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। जो विपक्षी पार्टीज होती हैं वो सरकार की गलतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं। कई बार विरोधी दल सरकार के विरुद्ध आंदोलन भी छेड़ देते हैं और उसे लोकमत के आगे झुकने के लिए भी बाध्य करते हैं। इस प्रकार से जो विरोधी पक्ष का या विपक्षी पार्टीज का जो आलोचना है वो यह करती है कि सरकार जिससे निरंकुश नहीं होती है और उसका नियंत्रण रहता है। शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना। शासन की प्रणाली चाहे अध्यक्षात्मक हो या संसदात्मक, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता है। संसदीय सरकार में तो व्यवस्थापिका के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री अर्थात शासनाध्यक्ष होता है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में यदि राष्ट्रपति के दल का ही व्यवस्थापिका में भी बहुमत हो तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आसानी से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक व राजनीतिक सुधार। अनेक राजनीतिक दल रचनात्मक लोक हितकारी कार्य भी करते हैं जिनका राजनीति से विशेष संबंध भी नहीं होता है। कई राजनीतिक दल समाज सुधार के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। राजनीतिक समस्याओं पर शोध। अनेक राजनीतिक दलों के अपने शोध विभाग होते हैं जिनमें महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान होता रहता है। कुछ राजनीतिक दल विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समितियां भी बनाते हैं, नियुक्त करते हैं और उनका परामर्श जो है दल को अपनी नीति निर्धारण में सुविधा प्राप्त होती है, सुविधा मिलती है। दल पद्धति के अवगुण देखें या दोष देखें तो ये पाते हैं कि राजनीतिक दलों की उपयोगिता के साथ साथ इसके कुछ अवगुण भी हैं। जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। राजनीतिक दलों के कारण जनता में द्वेष और कटुता की भावना उत्पन्न होती है जिससे कि जनजीवन में बेईमानी, असत्य, अवसरवादिता और कई अन्य बुराइयां फैलती हैं। निर्वाचनों के समय में वे नैतिक मूल्यों को पूर्णतः भुलाकर मिथ्या झूठा प्रचार करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। देश की एकता पर आघात करने वाले होते हैं। दल देश की जनता को दो या अधिक भागों में विभाजित करके राष्ट्रीय एकता को ठेस भी पहुंचा सकते हैं। राजनीतिक दल चाहे कितने ही राष्ट्रीय आधार पर बनाए गए हों, कई बार उनके कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी अथवा गुटबंदी वाले संकीर्णताओं में उलझने वाले होते हैं। सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। दलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केवल बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री आदि उच्च पदों पर आसीन किए जाते हैं। बहुत से अच्छे नेता जो विपक्ष में आ जाते हैं उनकी सेवाएं शासन को रचनात्मक रूप से भी नहीं मिल पाती हैं। अधिनायकत्व को प्रोत्साहन। दल पद्धति के परिणाम स्वरूप बहुमत दल की सरकार बनती है। बहुमत दल उसे जनता की सरकार बताते हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में तो कई बार बहुमत की सरकार के आधार पर मंत्रिमंडल अथवा प्रधानमंत्री की तानाशाही भी स्थापित हो जाती है।
दल प्रथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। दलबंदी से समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए दल हर प्रकार के भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेते हैं। चुनावों के दिनों में दल मतदाताओं में खूब अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। दल व्यवस्था में पाया जाने वाला अनुशासन व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। दल के सदस्यों को कई बार अपनी स्वतंत्र इच्छा को खत्म करके दलीय सचेतकों के आदेशों का पालन भी करना पड़ता है। दल पद्धति गुटबंदी पैदा करती है। कई बार गुटबंदी के कारण देशभक्ति का विचार खत्म हो जाता है और दलबंदी की भावना उग्र हो जाती है। दलीय व्यवस्था में जो अनेक दोष हैं वह कम या ज़्यादा मात्रा में उनकी कार्यशैली के कारण भी पाए जाते हैं, जिनको ख़त्म किया जा सकता है। यदि राजनीतिक दल तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को प्राथमिकता दें तो इन दोषों का निराकरण हो सकता है। फिर भी आधुनिक काल में लोकतंत्र के संचालन के लिए दलीय व्यवस्था अनिवार्य बन गई है। यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो अनेक गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अतः दल पद्धति को समाप्त करने के बजाय उसके दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और राजनीतिक दलों के कार्यशैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन या सुधार करना चाहिए। अतः कह सकते हैं कि प्रातिनिधिक सरकार में दल अपरिहार्य हैं। दल ही वैधानिक सरकार की शक्ति और गति देकर उसको परिचालित करते हैं। थैंक्स।